नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं और ये 1000 क्वेश्चन सीरीज़ होगी टोटल। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट 1 है इसका। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? तो ऑप्शन सी जो है इसमें ये करेक्ट है। इन्होंने दे दिया था क्योंकि इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है त्यागपत्र जो है दे दिया था। ठीक है, वहाँ पे चौधरी चरण सिंह ने इन्होंने संसद का जो है एक भी सत्र का जो भी सामना भी नहीं किया था। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या संसद के? तो दोस्तों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, और अगर ये इसी को आप व्यक्तिगत रूप से कहें कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये जितने मैंने डाले हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? आप जानते हैं याचिका जो रिट जो है जारी करने का, जो हाई कोर्ट हो गया हमारा या सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन्हीं दो को पावर है रिट जारी करने का। हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों जारी करता है हमारा ये रिट। ठीक है, तो इसमें जो है जो हम आदेश देते हैं ये परमादेश का जो है शाब्दिक अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है आपका। जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारी डीपीएसपी, उसका जो उद्देश्य है ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया निम्नलिखित में से कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था और ये लाया किसने था? ये जेबी कृपलानी जी ने जो है लाया था लोकसभा में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, हमारी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था आर्टिकल 31 के तहत। लेकिन इसको संशोधन करके जो है ये अब आर्टिकल 300 का में जो है ये रख दिया गया है और इसको अब मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार के तौर पर इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट होगा। अब ये मूल अधिकार ना रह के अब ये विधिक अधिकार हो गया है आर्टिकल 300 का के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या भाषा के आधार पर? तो दोस्तों जो लोकसभा में राज्यों
में सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और वो भी किस सन की जनसंख्या की गणना के आधार पर होता है। तो ये आप जान लीजिए कि 1971 की जनसंख्या की मतगणना गणना के आधार पे ये जो है अभी भी सीटें ये आवंटित होती है। और ये 2026 तक 1971 की ही जनगणना जो है ली जाएगी सीटों के आवंटन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट होगा। मत देने का अधिकार जो है एक नागरिक का अधिकार है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपरोक्त सभी। तो जो नीति निर्देशक तत्व है भारत का डीपीएसपी, ये जो है हमें आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। और ये किस आर्टिकल में है? ये 39 जो है आर्टिकल 39 के अंतर्गत में इसका वर्णन है डीपीएसपी में। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6वां तथा 22वां, 13वां तथा 38वां, 7वां तथा 31वां या 11वां तथा 42वां? तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या ये 500 थी। ठीक है। और इसमें ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। तो 7वें संशोधन के अनुसार इसको बढ़ा के 525 कर दिया गया था। ठीक। और जब 31वां संशोधन हुआ उसके बाद तो इसको बढ़ा के 545 कर दिया गया था। ठीक। तो 7वां और 31वें संशोधन में जो है ये जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें जो है 7वें संशोधन के अनुसार 500 से सीटें बढ़ा के 525 कर दी गई थी और 31वें संशोधन में 525 से 545 कर दी गई थी सीटें। और 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1974 में हुआ था। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों तथा बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य या कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। गांधीवादी सिद्धांत वो है दोस्तों जिसमें जो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा हमारे देश में हो। तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो डीपीएसपी में हमारे वर्णित हैं, जिनमें एक तो आपका ये ऑप्शन बी है, ग्राम पंचायत का संगठन। वो चाहते थे ग्राम पंचायत का संगठन हो। दूसरा था सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इस तरह से जो है उनके सिद्धांत थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। अभी ग्राम पंचायत संगठन जो है किस में आता है? तो ये डीपीएसपी में हमारा जो है आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा? तो समान नागरिक संहिता जो है ये आपकी आर्टिकल 44 में है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। और ये सिर्फ भारत में सिर्फ एक प्रदेश में लागू है, वो है ऑप्शन डी आपका गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? संघ लोक सेवा आयोग मतलब आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है भारत के राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। और अगर इसमें कहा जाए राज्य लोक सेवा आयोग को कौन नियुक्त करता है, तो उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन अगर उसको पदमुक्ति करनी है तो वो राष्ट्रपति करेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश?
आप जानते हैं कि आपातकाल जो है वो 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 356 प्लस 365 अगर आप मिला दें तो ये संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 में है। और इन तीनों आपातकाल की जो उद्घोषणा करता है ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। और ये भी आप जान लें कि भारत में वित्तीय आपातकाल जो है एक भी बार अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट है। लोकसभा के कम से कम एक साल में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। वो भी 6-6 महीने के अंतराल पे हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी जो है ये राइट है। किसी भी विधानसभा या संसद का कोई भी नॉमिनेटेड जो पर्सन है, नॉमिनेटेड मेंबर है या मनोनीत कह सकते हैं, नामांकित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करेगा, वो चाहे विधानसभा का हो चाहे संसद का हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिर्फ निर्वाचित ही करेंगे। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? तो दोस्तों मूल अधिकार जो था इसका सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया है, सर्वप्रथम जिसने इसकी घोषणा की वो इंग्लैंड को कहा जाता है। जो इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मूल अधिकार है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो जो वहाँ के किंग थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो मूल अधिकार का उन्होंने ही किया था, लेकिन ये संविधान में उन्होंने कहीं वर्णित नहीं किया था सर्वप्रथम। तो इसको संविधान में सबसे पहले वर्णित करने वाला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने इसको सर्वप्रथम संविधान में स्थान दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य होते हैं? संसद के सभी सदस्य तथा विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, या ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संगणनीय मत के द्वारा, आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें वरीयता क्रम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक पर्सन को वोट डाल दीजिए, इसमें वरीयता क्रम के आधार पे 1, 2, 3 इस तरह करके जितने भी उम्मीदवार खड़े रहते हैं उनको वरीयता क्रम दिया जाता है। नेक्स्ट है शराबबंदी संविधान की किस धारा नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये मूल विधि का पार्ट आ जाता है, ये अनुच्छेद यहाँ पे कहेंगे, इसको आप अनुच्छेद कहिएगा। किस अनुच्छेद में निर्देशित है? अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 37 में, या अनुच्छेद 50 में, या अनुच्छेद 48 में? शराबबंदी का मतलब है इधर मद्य निषेध, और आप जानते हैं कि मद्य निषेध का जो वर्णन है ये हमारा आर्टिकल 47 के अंतर्गत है। और ये कहाँ वर्णित है? ये डीपीएसपी में, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है आर्टिकल 47 में मद्य निषेध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? एक गोपालन का मामले में, या केशवानंद भारती के वाद में, या MC मेहता के वाद में, या गोलकनाथ के मामले में? तो जो उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम ये माना था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन डी गोलकनाथ के मामले में सर्वप्रथम माना था। नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर,
या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो आप ये जान लीजिए निर्देशक तत्व में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उसमें सरकार पर उन टॉपिकों के तहत जो भी निर्देशक तत्व में आते हैं, किसी भी टॉपिक पे न्यायालय में वाद नहीं दायर किया जा सकता है कि या सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि सरकार उसको करे ही। वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, ना कि आपकी विधिक जिम्मेदारी। आप उसको कानूनी तौर पे नहीं कह सकते सरकार जो है उसको, सरकार को करना ही चाहिए। सरकार अगर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है तो वो उसको करेगा, वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है ये सही है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर इसका जो है क्रियान्वयन होगा। और ये जो मैंने अभी बताया, ये इसके जो है आर्टिकल 37 में जो है इसको उल्लेखित किया गया है कि आप इसको न्यायालय में दायर नहीं कर, कोई भी वाद इसके प्रति जो है दायर नहीं कर सकते स्टेट के प्रति। ठीक है, आर्टिकल 37 आप DPSP में देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या निषेध। तो आप जानते हैं कि कोई भी ये किसी भी अधिकारी को अगर आदेश दे रहा है तो ये परमादेश के अंतर्गत ही आएगा। यदि कोई भी कोर्ट, वो चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, क्योंकि रिट जारी करने की शक्ति सिर्फ इन्हीं दो न्यायालय के पास है, जिसमें उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है और उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति। तो जो भी ये आदेश देंगे परमादेश कहलाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। तो आपका ये मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो जो है ये ऑप्शन बी इसमें राइट है। अनुच्छेद 18 के तहत जो है ये उपाधियों से रिलेटेड जो भी अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, उपाधियों का अंत भी इसमें आता है। तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार में आएगा, भाग 2 में। भाग 3 में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, 1 ईयर और 6 मंथ। 5 साल, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह। तो इसमें ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट होगा। और उपराष्ट्रपति जो है ये सिर्फ 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारण कोई हो जाए, तो सिर्फ 6 महीने तक काम कर सकता है राष्ट्रपति के स्थान पे, और उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाएगा। और जो चुनाव कराया जाएगा उस पर जो राष्ट्रपति आसीन होगा वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है माना जाएगा। तो यहीं पे आपके 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।